हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इनके बिजनेस फंडामेंटल, टेक्निकल, मैनेजमेंट व्यू ऑन कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ न्यू जीएसटी स्लैब और इनके कौन कॉल का स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 29.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वरुण बेवरेज लिमिटेड एक की प्लेयर है बेवरेज इंडस्ट्री में और ये पेप्सिको की वर्ल्ड में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। ये पेप्सिको के साथ 1990 से एसोसिएटेड है। ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जैसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड वाटर, सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ओन्ड बाय पेप्सिको। और पेप्सिको ब्रांड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द कंपनी इंक्लूड पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस एंड मेनी मोर। वरुण बेवरेज लिमिटेड फ्रेंचाइज ब्रांड का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है और अपने ब्रांड का भी ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इनके पेप्सिको फ्रेंचाइज ब्रांड की बात करें तो पेप्सी, ट्रॉपिकाना, स्लाइस, 7 अप, स्टिंग, कुरकुरे, एक्वाफिना, लिप्टन, डोरिटोज, मिरिंडा, फ्रिटोलो एक्सेट्रा। और इनके अपने ब्रांड्स है जाइव, क्वे, रिबोस्ट, क्रीम बेल, एक्वा क्लियर और रिफ्रेश। आप देख सकते हैं इस कंपनी ब्रांड लाइसेंस्ड बाय पेप्सिको। ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, क्लब सोडा, फ्रूट पल्प जूस बेस्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड जूस बेस्ड ड्रिंक, आइस टी, पैकेज्ड वाटर और स्नैक्स। और ऑन ब्रांड में ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बनाती है, जैसे रिफ्रेश, कोई, जाइव। और एनर्जी ड्रिंक्स में रिबूस्ट, पैकेज्ड वाटर में रिफ्रेश और एक्वा क्लियर, और डेयरी बेस्ड बेवरेज में क्रीम बेल भी बनाती है। इनके कैलेंडर ईयर 2025 के सेकेंड क्वार्टर के लिए सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो इनका सेल्स वॉल्यूम लगभग 389.7 मिलियन केसेस रहा। ईयर ऑन ईयर देखने से 3% हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इनके कैटेगरी मिक्स की बात करें तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इनका 75% ऑफ वॉल्यूम रहा क्वार्टर 2 में, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर 18% ऑफ वॉल्यूम रहा। नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे जूस, डेयरी, हाइड्रेशन 7% ऑफ वॉल्यूम रहा। तो मेन इनका जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम आपको कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स से देखने को मिलेगा। इनके लेटेस्ट क्वार्टर का अगर जोग्राफिकल मिक्स देखें तो इंडिया से लगभग 7.1% का वॉल्यूम इनको डिप देखने को मिला। इनका रीज़न इन्होंने बताया क्योंकि इस साल इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी और हैवी रेन्स के कारण इनका डिमांड में कमी आई। और इंटरनेशनल मार्केट में 15.1% वॉल्यूम ग्रोथ मिला, लेड बाय सबसे ज़्यादा 16.1% आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। इनके रिटेल आउटलेट रीच की बात करें तो 4 मिलियन आउटलेट्स तक इनका रीच है। इनके फ्यूचर कैपेक्स आउटलुक की बात करें, मेनली इंडिया में लिमिटेड कैपेक्स करने का फोकस कर रहे हैं। 600 to 700 करोड़ का ये कैपेक्स करने का चाह रहे हैं फाइनेंस ईयर 2026 में। और इंटरनेशनल मार्केट में हायर फोकस कर रहे हैं, मेनली साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इन्होंने लैंड एक्विजिशन भी किया। न्यू कैन लाइन का भी प्रोडक्शन की ये बात कर रहे हैं। डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिससे इनको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जिम्बाब्वे में स्नैक्स प्लांट लगा रहे हैं और इसका लॉन्च होने वाला है अक्टूबर 2025 में। मोरक्को में स्नैक्स प्लांट ऑलरेडी जून 2025 में ऑलरेडी कमीशनड हो चुका है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉलकॉन मैंने इनके फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जानने की कोशिश की है। तो देखते हैं एक एक करके। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग फोकस कर रहे हैं, न्यू ग्रीनफील्ड प्लांट्स ये बैठा रहे प्रयागराज, डामटाल, बक्सर और मेघालय में। और इंटरनेशनल एक्सपेंशन ये कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, मोरक्को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जिम्बाब्वे में। ये डाइवर्सिफिकेशन इनटू स्नैक्स बिजनेस कर रहे हैं, चीटोज इन मोरक्को और न्यू प्लांट जिम्बाब्वे में लगा रहे हैं। ये अपना 4 मिलियन प्लस रिटेल आउटलेट्स को पेंशन के ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं, जो 10% से इनका ग्रो करने की बात कर रहे हैं। और वीसी कूलर का प्लेसमेंट्स में ये 15% इंक्रीज करना चाह रहे हैं। वीसी कूलर प्लेसमेंट में, वीसी कूलर्स वही होता है जो पेप्सी का फ्रिज जिसको कहते हैं, उसी को वीसी कूलर्स कहते हैं। और ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं एवरेस्ट कंपनी के साथ फॉर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कूलर्स। ये मेनली एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्विजिशन और एक्सपेंशन के लिए, और बता रहे हैं कि इंडिया में लिमिटेड ये कैपेक्स करने का प्लान कर रहे हैं 600 to 700 करोड़ नेक्स्ट ईयर तक। डिमांड रिकवरी का एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर इफ द वेदर नॉर्मलाइज। अगर वेदर का कंडीशन अच्छा रहा इनके हिसाब से, मतलब डिमांड के हिसाब से, अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन से देख रहे हैं। इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, इन्होंने बताया कि फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 का रेवेन्यू इनका 9.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। वीक क्वार्टर 2 रहने के बाद भी इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 9.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला।
और इंटरनेशनल मार्केट मेनली इनका ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। जैसे साउथ अफ्रीका में 16% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला, मोरक्को और जिम्बाब्वे में भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में न्यू प्लांट ये बैठा रहे हैं। जिम्बाब्वे स्टेबलाइजिंग आफ्टर शुगर ट्रैक्स स्नैक्स बिजनेस इन मोरक्को ऑफ टू स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। जिम्बाब्वे में अपना इनका प्लांट भी अक्टूबर 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट को विश्वास है कि सस्टेन डबल डिजिट इंटरनेशनल ग्रोथ देखने को मिलेगा, वाइल इंडिया में ये मेनली वेदर डिपेंडेंट ग्रोथ रहेगा। अगर इसमें इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इनके वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनके फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ के बाद कॉल में इन्होंने बताया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। और इन्होंने बताया है कि इंडिया का बिजनेस नॉट डेप्ट फ्री हो चुका है। ये बहुत अच्छा बात है, इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। ग्रोथ ड्रिवन बाय मेनली ऑपरेशन इफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल और लोअर फाइनेंस कॉस्ट। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोरक्को में, जिससे इनका मार्जिन इंप्रूव होने का उम्मीद कर रहे हैं। लोअर नो शुगर पोर्टफोलियो 55% ऑफ वॉल्यूम अलाइंस विद द कंज्यूमर ट्रेंड सपोर्टिंग द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। इंटरनेशनल ऑपरेशन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीजिंगली फंड देमसेल्फ विदाउट फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन्स। और फ्यूचर मार्जिन्स के बारे में इन कॉल में इन्होंने कहा है कि Q2 का एबिटा मार्जिन्स 28.5% रहा और 82 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने हमेशा गाइडेंस दिया 21% प्लस सस्टेनेबल मार्जिन्स का, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है ड्यू टू स्केल बेनिफिट्स, स्ट्रॉन्ग करेंसी इन अफ्रीका। इनका फ्राइट, मैन पावर और पावर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और स्ट्रक्चरल एंड सस्टेनेबल है। ये नो इंटरेस्ट कॉस्ट का इंडिया का ऑपरेशन डेप्ट फ्री हो चुका है, इसी कारण इनको इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, तो इनको फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी को ये सपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट को विश्वास है कंपटीशन के बावजूद भी इनका मार्जिन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहने की उम्मीद है। फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि मैनेजमेंट गाइड किया है 21% प्लस कंसोलिडेटेड मार्जिन, करंट ट्रैजेक्टरी 25 to 28% लुक सस्टेनेबल गिवन एफिशिएंसीज। मैनेजमेंट ने कहा है कि वी डू नॉट सी एनी रीजंस व्हाई दिस मार्जिन्स शुड कम डाउन। इनको कोई ऐसा रीजंस नहीं दिख रहा है जिससे इनका मार्जिन के कम होने की उम्मीद हो। अब मेरा एस्टिमेट अगर इनका 2 से 3 साल के लिए है कि इंडिया का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23 to 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडिया का ऑपरेशन से मुझे रहने की उम्मीद है, बिकॉज ऑफ स्लाइट मॉडरेशन पॉसिबल ड्यू टू वेदर और प्राइसिंग प्रेशर जो कैंपा के कारण देखने को मिलेगा, उसके कारण इनका 23 to 25% रहने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल प्रॉफिट मार्जिन लगभग 26 to 30% रहने की उम्मीद है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं, करेंसी गेंस है, स्केल अप भी अपने बिजनेस को कर रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 to 27% रहने की उम्मीद है, जो कि सस्टेनेबल दिख रहा है। वरुण बेवरेज लिमिटेड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 to 27% रेंज में रहने की उम्मीद है, और इन्होंने गाइडेंस दिया था 21% का, उससे काफ़ी ऊपर रहने की उम्मीद है, थैंक्स टू स्केल एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, डेब्ट फ्री स्टेटस और इंटरनेशनल ग्रोथ जो ये कर रहे हैं, उसके कारण इनका मार्जिन जो अपने गाइडेंस दिया है उससे भी ऊपर रहने की उम्मीद है। अगर इनके आउटलुक को पूरा समराइज करें तो इनका रेवेन्यू इंडिया में स्टडी रहने की उम्मीद कर रहे हैं, बट वेदर सेंसिटिव है, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अहेड ये कर रहे हैं, लेड बाय इंटरनेशनल मार्केट एंड स्नैक में डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉफिट में भी ये रोबस्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एडेड बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिससे इनका मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लोअर फाइनेंस कॉस्ट एंड इफिशिएंसी गेंस। मार्जिन का 21 to 28% रेंज में रहने की उम्मीद है, विद अपसाइड पॉसिबल ड्यू टू स्केल एंड कॉस्ट सेविंग्स। ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो वेल पोजिशन फॉर लॉन्ग टर्म डबल डिजिट ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन थ्रू कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मैनेजमेंट का व्यू है कंपटीशन पे, इंक्लूडिंग कैंपा के बारे में इन्होंने बताया है मिस्टर रवि जवीपुरिया ने, जो इनके चेयरमैन है, तो उन्होंने बताया कि कंज्यूमर का डिमांड स्ट्रांग है, कंपटीशन के कारण इनके बिजनेस में प्रभाव नहीं पड़ा है, मेनली इनका प्रभाव हेवी रेंस के कारण पड़ा है, जो कि गर्मी इस साल भारत में कम देखने को मिला, इसके कारण इनका वॉल्यूम में डिप देखने को मिला है। इन्होंने कंपटीशन के बारे में कहा है वो भी अपना शेयर हासिल करेंगे एंड वी विल गेट आवर्स, और हम लोग अपना शेयर हासिल करेंगे। और इन्होंने कहा है कि बीवीएल अपना डिस्ट्रीब्यूशन को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, मोर आउटलेट के एक्सपेंशन पे काम कर रहा है, मोर वीसी कूलर का डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा है, रूट ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है टू सिक्योर मार्केट शेयर। मैनेजमेंट का कहना है कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग, ये डेप्ट फ्री हो चुके हैं, इफिशिएंट न्यू प्लांट्स ये बैठा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कॉस्ट में कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण और मैनेजमेंट बिलीव कर रहा है ये इनका स्ट्रेंथ है टू सस्टेन हायर मार्जिन देन पियर्स, डिस्पाइट प्राइसिंग पेयर रहने के बाद भी ये अपना हायर मार्जिन को सस्टेन करेंगे, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के बारे में इन्होंने बताया कि ये एक्सपैंड स्नैक्स में, वाटर में, लो और नो शुगर कैटेगरीज में एक्सपेंशन कर रहे हैं, और एनर्जी ड्रिंक में टू डाइवर्सिफाई बियॉन्ड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जहां पे मेनली इनका कंपटीशन कैंपा से है।
कैंपा की पोजीशन के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि कैंपा के बारे में बात करना जरूरी है। कैंपा ऑन्ड बाय रिलायंस इज पोजीशनड एज ए लो कॉस्ट चैलेंजर इन कोला मार्केट में लो कॉस्ट चैलेंजर के रूप में आ रहा है एंड अदर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कैटेगरीज ट्राइंग टू अंडरकट पेप्सी और कोक ऑन द प्राइस एंड लेवरेज रिलायंस रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, और अपना रिलायंस का रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फायदा उठाना चाह रहा है। लेकिन कोला का कैटेगरी ग्रोथ स्लो है कंपेयर टू एनर्जी ड्रिंक्स, हाइड्रेशन एंड पैकेज्ड वाटर, वेयर वीवीएल एज ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड जैसे स्टिंग, नींबूज, एक्वाफिना। वीवीएल हैज इंटर्ड ब्रांड लॉयल्टी, रिटेल प्रेजेंस, मोर देन 4 मिलियन आउटलेट्स पे इनका प्रेजेंस है, और चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है जैसे वीसी कूलर, विच आर द की बैरियर फॉर द कैंपा। अगर कैंपा का इम्पैक्ट आउटलुक के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म में 1 से 2 ईयर्स में कैंपा कुड निबल एट रूरल और वैल्यू सेगमेंट एट कोला शेयर। वीवीएल में सी लोकलाइज्ड प्रेशर ऑन एएसपीस इन कोला, बट इट्स ब्रॉडर पोर्टफोलियो प्लस इफिशियंसीज प्रोटेक्ट मार्जिन्स। अब मीडियम टर्म की बात करें 3 से 5 साल में, तो अगर रिलायंस कैंपा को एग्रेसिवली पुश करता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोर प्राइस कंपटीशन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में। लेकिन वीवीएल का जो स्ट्रेटजी है प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने की, जैसे स्टिंग, फ्लेवर डेयरी, लो नो शुगर ड्रिंक्स और स्नैक्स का डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये इसको इंसुलेट कर देता है प्योर सिर्फ जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का बैटल है जो कैंपा से हमें देखने को मिलेगा, उसके से इसको इंसुलेट मेनली बिजनेस को कर देगा मीडियम टर्म में। अगर इनके कैंपा के साथ कंपटीशन को समराइज करें तो कैंपा इज ए क्रेडिबल चैलेंजर इन द मास कोला सेगमेंट, बट वीवीएल का जो पोर्टफोलियो डेप्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कॉस्ट एफिशिएंसी और डाइवर्सिफिकेशन में है, मेक इट ए फार बेटर पोजीशनड। मैनेजमेंट को कोई भी चिंता नहीं है मार्जिन इरोजन का फ्रॉम कैंपा एंड सीज डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ एज ए बिगर ड्राइवर। अभी हमें जीएसटी में जो रेट कट्स देखने को मिला उसके कारण क्या वीवीएल के बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम करंट रेट देखते हैं, जीएसटी ऑन रेट ऑन बेवरेजेस। करंट जीएसटी रेट ऑन बेवरेजेस की बात करें तो एरेटेड ड्रिंक्स, कोलास, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में 28% जीएसटी और 12% कॉम्पनसेशन सेस लगता है, तो इफेक्टिवली 40% करंट जीएसटी लगता है। सेस को आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, इनकम टैक्स में जो कैलकुलेशन होता है सीएस, अगर वरुण बेवरेज का कोई प्रोडक्ट का बेस प्राइस 100 रुपया है तो उसमें 28% जीएसटी लगेगा और 12% सेस का मतलब है कि टोटल 28 रुपया और प्लस 12 रुपया, तो इस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाएगा 140 रुपीज़। इसको हमारे इनकम टैक्स में जो सेस का कैलकुलेशन होता है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें सेस डायरेक्ट बेस प्राइस पे लगता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में एक्वाफिना में 18% जीएसटी लगता है, जूसेस और नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज में 12% ऑफ जीएसटी लगता है, और स्नैक्स फूड में लगभग 12 to 18% जीएसटी लगता है। न्यू जीएसटी स्लैब में इन्होंने स्टेबल जीएसटी रेट 40% रखा है फॉर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसके कारण कोला का ग्रोथ मॉडरेट रहने का उम्मीद है। इनके चेयरमैन ने कहा है कि बेसिकली देयर इज नो चेंज इन द टैक्स स्लैब ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स, और वाटर, डेयरी और जूसेस में से लोअर जीएसटी अब से लगेगा, क्योंकि 5% जीएसटी इसमें रखा गया है, पहले जो 12 से 18% का जीएसटी था। उसके कारण बेटर वॉल्यूम ग्रोथ होगा और मार्जिन भी इनका स्टेबल हो रहने को उम्मीद है। अब मुझे उम्मीद है कि अपना वॉल्यूम ग्रोथ करने के लिए अपना जीएसटी का जो कट है ये कंज्यूमर को भी पास ऑन करेंगे। स्नैक्स का बिजनेस इनके बिजनेस को रेजिलेंस प्रोवाइड करता है, नॉट इम्पैक्टेड बाय द हायर बेवरेज जीएसटी। तो जैसा कि हम देखें कि 75% ऑफ द बिजनेस इनका कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में आता है, जिसमें पहले भी 40% जीएसटी लगता था, अभी 40% ही लगेगा, जिसके कारण इनका टैक्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। और 25% ऑफ द बिजनेस इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे फ्रूट जूसेस, डेयरी बेवरेजेस, इससे आता है, जहां पे अब 5% जीएसटी लगेगा, जो कि 12 से 18% पहले अर्लियर लगता था, और इसके कारण इनको इस जीएसटी स्लैब का इनको फायदा ही मिलेगा। और ये मुझे उम्मीद है कि इन कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, क्योंकि अपने वॉल्यूम ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। और एक बात हमें और ध्यान रखना है कि इनका वीवीएल का बिजनेस ग्लोबल है, 28% ऑफ द बिजनेस इनका इंटरनेशनल बिजनेस से आता है, जहाँ की जीएसटी के कारण ये अनएफेक्टेड है। इस कारण हम ये देख सकते हैं कि वीवीएल ओनली बेनिफिटेड फ्रॉम द जीएसटी स्लैब चेंज, देयर इज नो लॉस एट ऑल। आइए इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो मार्केट कैप इनका 1,58,901 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है। करेंट प्राइस इसका 470 रुपीज़ है और 200 डे मूविंग एवरेज 514 रुपीज़ है। तो 200 डे मूविंग एवरेज से ये भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई 668 रुपीज़ है, 52 वीक लो 419 रुपीज़ है। स्टॉक भी 55.8 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 54.3 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड 0.21%, ROCE 24.8%, ROE 22.5%, डेप्ट टू इक्विटी 0.12, EPS 8.5 रुपीज़, प्रोमोटर होल्डिंग 59.8%, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 2,818 करोड़। इनका प्लेस्ड परसेंटेज की बात करें तो 0.04% इनका शेयर प्लेज है
पेग रेशियो 1.01 है। ऑल टाइम हाई प्राइस 683 रुपीज़ है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 216 रुपीज़ इंट्रेंसिक वैल्यू है। 52 वीक हाई से 29.7% नीचे होकर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो से 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई की बात करें 37.3 है। इंडस्ट्री पी 87 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.65 प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 सालों का सेल्स ग्रोथ 31.4% रहा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 55.4% रहा। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 22.9% रहा। इनके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि मीडियन पी 65.8 है और मीडियन पी से भी आपको ये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में आप इसका ईपीएस में कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और 5 ईयर टाइम फ्रेम में भी इसका वैल्यूएशन मीडियन पी से नीचे आ चुका है। तो ये किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का बेस्ट टाइम होता है जब उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आ जाए और ईपीएस में भी काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा हो और आगे का फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रांग हो। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में इनके पी को देखें तो मीडियन पी 64.2 है और मीडियन पी से इसका करंट वैल्यूएशन नीचे देखने को मिलेगा। 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो इसका मीडियन पी 68.0 है और मीडियन पी से आपको करंट वैल्यूएशन नीचे देखने को मिल रहा है। तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर तीनों टाइम फ्रेम में इसका वैल्यू मीडियन पी से नीचे देखने को मिल रहा है। इनके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 13.8 रहा और मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू से भी आपको नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। इनके क्वार्टरली सेल्स को देखें तो इसके जून 2024 से जून 2025 को कंपेयर करें तो आपको सेल्स में डिप देखने को मिलेगा। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,197 करोड़ का सेल्स किया था, इसने 7,017 करोड़ का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,991 करोड़ से बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,998 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1,663 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो बढ़ के 1,732 करोड़ हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,262 करोड़ का नेट प्रॉफिट से बढ़ के 1,325 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो हर साल आपको इसके बिजनेस में ईयर ऑन ईयर आपको सेल्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स 21,078 करोड़ का रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,991 करोड़ का रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,764 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट में 2,881 करोड़ का देखने को मिला है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में पिछले कई सालों से लगातार इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर टाइम फ्रेम में 23%, 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 31%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर टाइम फ्रेम में 63%, 5 ईयर्स में 41%, 3 ईयर्स में 55% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 18% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 ईयर्स में 49% के रेट से स्टॉक प्राइस बढ़ा है, 3 ईयर में 30% के रेट से बढ़ा है और 1 ईयर में 27% का निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ROE की बात करें 10 ईयर्स में 23%, 5 ईयर्स में 25%, 3 ईयर्स में 28% और लास्ट ईयर 22% का ROE देखने को मिला है। इनके बैलेंस शीट को देखते हैं तो रिजर्व ईयर ऑन ईयर आपको रिजर्व्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। जून 2025 में इसका रिजर्व 17,687 करोड़ हो चुका है। बोरोइंग्स में भी आपको लगातार डिप देखने को मिल रहा है। 5,431 करोड़ जो 2 साल पहले था इनका बोरोइंग, वो घट के 2,138 करोड़ हो चुका है। इनका 591 करोड़ का CWIP है। ये कंप्लीट होने के बाद ये भी इनके बिजनेस और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। इनके टोटल एसेट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इनके टोटल एसेट्स में और 24,716 करोड़ का टोटल एसेट्स इनका है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर ने अपना स्टेक प्रीवियस क्वार्टर से रिड्यूस किया है। 60.23% से रिड्यूस करके 59.82% हो चुका है। FIs ने अपना स्टेक को भी रिड्यूस किया है, 22.98% से रिड्यूस होकर 21.86% हो चुका है। DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, 9.19% से स्टेक इंक्रीज करके 10.52% ले गया है। अब पब्लिक ने भी अपना स्टेक को इंक्रीज करके 7.59% से स्टेक इंक्रीज करके 7.80% पब्लिक का स्टेक है। तो ऑलमोस्ट 92% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता है इस बिजनेस में बड़े प्लेयर्स का कितना ज़्यादा कन्विक्शन है। आइए इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इस लेवल पे इसने एक बार यहाँ रेसिस्टेंस फेस किया, फिर सेम लेवल पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, 2 बार यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिलेगा। सेम लेवल में मतलब आपको कंटिन्यूस एक रेसिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद ओवरऑल मार्केट कंडीशन के कारण ये स्टॉक अपना नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिला और ये हम इस उम्मीद कर सकते हैं कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। आगे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, इसके बाद एक और शोल्डर यहाँ पे बनाया, उसके बाद फिर एक
यहाँ पे शोल्डर बनाया देखना, और फिर एक ये हेड बनाना हुआ हमें ये आगे ऐसे देखने को मिल सकता है। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे आके फिर ये रेसिस्टेंस फेस करे और मल्टीपल शोल्डर बना रहा हुआ, जैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में अगर मल्टीपल शोल्डर बनाता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। हो सकता है उसके बाद ये मल्टीपल शोल्डर बनाता हुआ ब्रेकआउट दे। जनरली ब्रेकआउट देने के बाद हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिलता है और सेम लेवल पे आने के बाद ये फिर अपने ओवरऑल टेक्निकल टारगेट की तरफ ये बढ़ सकता है। अगर इसको टेक्निकल टारगेट को जानना है तो हमें इसका डेप्थ को मेजर करना पड़ता है। हेड के डेप्थ को मेजर करके उसके नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करना पड़ता है। तो नेक लाइन पे प्लॉट करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है करंट प्राइस से हमें 89.61% का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो जैसा इसका वैल्यूएशन भी तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स, 1 ईयर टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पी से नीचे आ गया। आगे का फ्यूचर आउटलुक भी स्ट्रांग है, एक ब्यूटीफुल सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। तो इस चार्ट का सक्सेस होने का चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि मैं ये बता दूं इसमें मेरी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक लार्ज कैप कंपनी में हमें 89% का अगर पोटेंशियल गेन देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से इसका बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। देखिए, कोई भी बिजनेस एक क्वार्टर खराब होने से उसका बिजनेस खराब नहीं हो जाता। कोई भी स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन अगर उसके बिजनेस में पोटेंशियल है तो वो जरूर रिबाउंड करेगा ही। हालांकि मेरी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैंने ये चार्ट आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए देखा हूँ। इसमें मैंने कोई भी प्राइस टारगेट नहीं दिखाया हूँ, कोई भी मैंने अपने टाइम फ्रेम नहीं दिखाया हूँ। ये चार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल पे मेरे और भी बहुत सारे पुराने वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।